नमस्कार, डिजाइनर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। भारत में जो सबसे कठिन परीक्षा है, सबसे टफ एग्जाम जिसको माना जाता है, वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए की परीक्षा। 5 दिन तक लगातार इंटरव्यू चलते हैं और देश भर के लाखों बच्चे, लाखों नौजवान इस परीक्षा में शामिल होते हैं। लेकिन उनमें से कुछ 200-300 बच्चों को ही एनडीए में सिलेक्शन मिल पाता है, एनडीए का चयन हो पाता है। और उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान की फौज, भारतीय सेना किसी भी स्थिति में, किसी भी नॉर्म्स के साथ कोई समझौता नहीं करती है। जब तक आप 1000% उसकी कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं, आपका चयन नहीं हो पाता है। और यदि ऐसी कठिनतम परीक्षा में इंदौर का एक नौजवान 16वीं रैंक लाता है, तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी बात है, बहुत गौरव का विषय है। मैं बात कर रहा हूं तनिष कुमार शुक्ला की। उन्हें एनडीए एग्जाम में 16th रैंक प्राप्त हुई है। उन्होंने अपनी तैयारी फोर्स एकेडमी में की थी। लगातार फोर्स एकेडमी के डायरेक्टर लाखन सिंह यादव के मार्गदर्शन में एक टफ परीक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया और उसका सुखद परिणाम यह आया कि इस बच्चे ने न केवल इंदौर शहर का बल्कि मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है एनडीए में सिलेक्ट होकर। तनिष शुक्ला हमारे साथ है, हम उनका स्वागत करते हैं। फोर्स एकेडमी के डायरेक्टर लाखन सिंह यादव भी हमारे साथ मौजूद हैं। फोर्स एकेडमी जिसके अनेक बच्चे सेना में तीनों अंगों में, चाहे वो नेवी हो, थल सेना हो, एयरफोर्स हो, उसमें इनके बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे विद्यार्थी अब तक जा चुके हैं। उनकी संख्या हजारों में है और लगातार इनका जो वैज्ञानिक तरीका है ट्रेनिंग देने का, शारीरिक और मानसिक रूप से जिस तरह से ये अपने बच्चों को सुदृढ़ बनाते हैं, उसके बाद बड़ी संख्या में इनके बच्चे एनडीए में सिलेक्ट होते हैं, फोर्स के लिए सिलेक्ट होते हैं और फोर्स एकेडमी के नाम को सार्थकता प्रदान करते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। तनिष, बधाई आपको, बहुत बड़ी बात है। तो अब आप इस तीनों सेना में से किस सेना को ज्वाइन करने जा रहे हैं? नेवी को, एयरफोर्स को या फोर्स थल सेना को? जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एयरफोर्स को ज्वाइन करने वाला हूं एनडीए में और एयरफोर्स का ऑफिसर के लिए ट्रेनिंग करूंगा। फ्लाइंग ऑफिसर के लिए ट्रेनिंग? जी हाँ। अब जैसे मुझे पता चला कि फ्लाइंग ऑफिसर के 2 तरह की कैटेगरी होती है, एक तो जो हवा में उड़ते हैं और एक जो जमीन पर रहकर ही सारी व्यवस्थाओं को संभालते हैं। जब एक लड़ाकू, एक फाइटर प्लेन हवा में उड़ता है तो उसके पीछे 50 से ज्यादा ऑफिसर्स काम करते हैं। तो आप ग्राउंड लेवल पे संभालेंगे या फाइटर प्लेन को संभालेंगे? जी, एयरफोर्स में मेरा काम ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर वाला रहेगा। और उसी तरीके से जिस तरह से अभिनंदन ने जब हमला किया था तो मिंटी अग्रवाल उनको गाइड कर रही थी कि मिसाइल कब दागनी है, कहाँ दागनी, कैसे दागनी है। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह से। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये तो फाइटर प्लेन उड़ाने से भी ज्यादा कठिन काम है। लाखन सिंह जी, आपको भी बधाई। आपकी एकेडमी के बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते रहते हैं और जिस तरह से 16वीं रैंक आई है, अब कैसे, मैंने जैसे बताया, जिक्र किया कि बहुत ही कठिन परीक्षा है, भारत की सबसे कठिनतम परीक्षा है। मैं तो कहूँगा कि आईएएस यूपीएससी की जो परीक्षाएं होती है उससे भी ज्यादा कठिन परीक्षा एनडीए की होती है। ये बच्चे कैसे उस प्रेशर को हैंडल करते हैं? जिस तरह से आपने कहा दादा, तो सबसे पहले तो ये बहुत गौरव का विषय है एकेडमी के लिए और इंदौर शहर के लिए कि 16वीं रैंक हमारे बच्चे ने हासिल की है। और बच्चे इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए कर्नल मनोज बर्मन सर के मार्गदर्शन में 15 दिन के लिए अलग से विशेष कक्षाएं उनके लिए संचालित हम लोग करते हैं। और वो 15 डेज तक सघन जो 2 से ढाई घंटे की कक्षाएं रहती है, उसमें इन बच्चों को मानसिक रूप से पूरी तरह से सुदृढ़ कर दिया जाता है और उसमें हर बारीकी इनको बताई जाती है कि किस तरह से अपने आप को वहाँ रिप्रेजेंट करना है, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। और उसमें अपने आप में स्वयं को ही प्रदर्शित करना एक मुख्य बात होती है। आपके अंदर बनावटीपन अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली आप उस चीज़ के लिए सबसे कंफर्टेबल मटेरियल रहेंगे। तनिष, अभी आप किस क्लास में पढ़ते हैं? जी, अभी मैंने पिछले साल 12वीं कक्षा पास करी है। आपने 12वीं मैथमेटिक्स के साथ पास की? किस स्ट्रीम के साथ पास जी किया? हाँ, मेरे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स थे।
तो आपको कब ऐसा ख्याल आया कि मुझे सेना में जाना चाहिए और राष्ट्र की सेवा करना चाहिए? एक करियर की तरह आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे जो आजकल के बच्चों को रहते हैं कि वो इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं, एमबीए करके मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, मल्टीनेशनल्स कंपनियों में बहुत बड़ा हैंडसम पैकेज मिलता है। ऐसे में आपके दिमाग में ये ख्याल क्यों आया कि आपको सेना में जाना चाहिए? जी, मैं मूल रूप से देवास का निवासी हूँ और महू आना जाना लगा ही रहता है। महू एक आर्मी छावनी है, तो वहाँ का जो कल्चर है मैं उससे काफ़ी प्रभावित रहता था। यूं तो इंजीनियर भी मैं बन सकता था, एमबीए भी कर सकता था और भी कई सारे करियर फील्ड्स थे, मगर डिफेंस सबसे अलग हटके मुझे लगता था। वो मेरे दिमाग पे एक अलग ही प्रभाव छोड़ जाता था, जिसके कारण मेरा उस करियर फील्ड में इंटरेस्ट बचपन से ही बढ़ता गया। मेरा भी मन होता था कि मैं भी एक दिन इन्हीं आर्मी अफसरों की तरह मैं भी एक दिन इसी तरह देश की रक्षा करूं और इसी तरह से मेरा भी करियर इसी में। परिवार में कोई है सेना में जिससे आप प्रेरित हुए हों? कोई मामा हो, कोई चाचा हो, कोई इस तरह कोई है परिवार में? जी, मेरी इमीडिएट फैमिली में तो कोई भी नहीं है। बाकी कुछ हैं परिवार में, कोई आर्मी में है, कोई नेवी में है। ऐसे मुख्य रूप से तो इमीडिएट फैमिली में कोई भी नहीं। पहले अपने परिवार के पहले सैनिक हैं जो भारतीय सेना में जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो अब आपको ये पता है कि अब जो आपकी ट्रेनिंग होगी, मैं समझता हूं कि आप बामुश्किल 16-17 वर्ष के होंगे, तो आपकी अब जो ट्रेनिंग होगी अगले 4 साल तक, अगले 5 साल तक, वो दुनिया की सबसे कठिनतम ट्रेनिंग में से एक होगी। ये कहा जाता है कि भारतीय सेना की जो ट्रेनिंग होती है वो अमेरिकी सेना से भी ज़्यादा कठिन होती है। सिर्फ एक इजराइल के बारे में ऐसा कहा जाता है, जो मैंने पढ़ा है, कि इजराइल की जो ट्रेनिंग होती है वो भारतीय सेना से भी कठिन है। लेकिन दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कठिन ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर किसी देश के सैनिकों का होता है या ऑफिसर्स का होता है तो वो भारतीय सेना है। क्या आप मानसिक रूप से तैयार हैं इस बात के लिए कि अब आप एक बहुत ही अग्नि परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं और बहुत टफ ट्रेनिंग आपको करनी है? जी हाँ, मैंने जब बचपन में ही एनडीए के बारे में फैसला ले लिया था अपने मन में कि मुझे इस फील्ड में करियर बनाना है, तब मैंने इन सभी चीज़ों पर विचार करा था, इन सभी पहलुओं पर। और मैंने ये सोचा था कि भले ही ट्रेनिंग कठिन होगी, सर्विस भी कठिन हो सकती है, मगर अगर मुझे इस करियर फील्ड में जाना है तो भले ही कितनी भी कठिनाइयां का सामना करना पड़े, मुझे अपना बेस्ट देना है। और मनोवैज्ञानिक तौर पे मैं इसके लिए हमेशा खुद को तैयार करके रखता हूं कि अगर आने वाले दिन मेरे लिए कठिन होंगे तो मैं उसका भी सामना करूंगा, और वो मिलिट्री ट्रेनिंग ही क्या जो कठिन ना हो। बहुत अच्छी बात है, वो मिलिट्री ट्रेनिंग ही क्या। ये कहीं ना कहीं जो आपकी ट्रेनिंग, जो आप इसको बच्चों को छोटे से जो जज्बा डालते हो, एक जुनून बच्चों में जो पैदा करते हो, ये शायद मुझे लगता है कि वो वाक्य निकला है कि वो ट्रेनिंग, अगर मिलिट्री ट्रेनिंग कठिन नहीं है तो फिर मिलिट्री ट्रेनिंग कैसी है? दादा, ये बच्चे बहुत जज्बाती होते हैं, जोश जुनून और जज्बा इनके अंदर ऑलरेडी कूट कूट कर भरा होता है। और जब ये संस्थान में आते हैं और वही छोटी छोटी चीज़ें जो इनकी दिनचर्या का हिस्सा वहाँ पर बन जाती है, वह दिनचर्या ही इनको उस मेंटल टफनेस की तरफ ले जाती है और ये बच्चे बहुत रिजिड हो जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद भी एंजॉय करते हैं उस चीज़ को कि नहीं, मज़ा आ रहा है करने में। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक्सीडेंटली वहाँ चले गए और उसके बाद में फिर कि अरे बहुत कठिन है, वहाँ जाके घबरा गए, वहाँ जाकर घबरा या वहाँ जाके डर गए और रणछोड़ दास बन के वापस रणछोड़ दास बनकर वापस आ गए। ये तो वो बच्चे जिनको पता है ऑलरेडी कि होना क्या है। हमारे बच्चे जो ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रहे हैं वो कहते हैं कि हम 1 बाल्टी पानी पी करके उसको मिलीमीटर के हिसाब से वापस बाहर निकाल सकते हैं। इतने मेंटली वो लोग टफ है और सेल्फ कंट्रोल्ड है। तो जो बच्चे आपने ट्रेन आपने कोचिंग दी, जिन बच्चों को आपने ट्रेन किया, बच्चे सिलेक्ट हो गए और वहाँ ट्रेनिंग को भी सफलतापूर्वक उन्होंने पास कर लिया, क्या उन बच्चों से इन बच्चों का इंटरेक्शंस करवाते हैं, संवाद करवाते हैं? वो जब घर आते हैं तो आप इन लोगों से मिलवाते हैं कि वहाँ किस तरह की तैयारी होती है, कैसा होता है, कितना रेस्पेक्ट मिलता है, ये बातें आप करवाते हैं? फौजी भाइयों को जो रेस्पेक्ट मिलता है समाज में वो तो किसी से छुपा हुआ है नहीं। आज विंग कमांडर अभिनंदन को कौन नहीं जानता। और रहा बात बच्चों से, बच्चों के मिलने की, तो ये बच्चे स्वयं ही, इनका संस्थान से इतना लगाव और जुड़ाव रहता है कि जब भी ये बच्चे ट्रेनिंग के लिए या तो जा रहे होते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट करके आते हैं, तो पहले संस्थान आते हैं
और जब संस्थान में एक बच्चा दूसरे बच्चे को देखता है और सीखता है तो सारे अनुभव भी वहाँ शेयर करता है और साथ में दूसरा बच्चा प्रेरित भी होता है। जैसा कि अब तनिष्क की बात करें तो इनके ही स्कूल के इनके सीनियर विद्यार्थी जो पिछले साल अपने यहाँ से एनडीए के लिए चयनित हुए, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे ही स्वयं को एक दूसरे को सेल्फ गाइड करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं और वही सफलता का एक बड़ा कारण है। अब देखिए, ये बच्चा देवास से है, कुछ बच्चे कोदरिया से, और मैंने उनके इंटरव्यूज किए थे जी। पिछली बार। ग्रामीण परिवेश से बच्चे आए थे जब वो सिलेक्ट हुए थे। ये बच्चा अभी देवास है, कस्बा नुमा शहर है, कोई देवास बड़ा शहर नहीं है। तो ये छोटे शहरों के जो बच्चे कमाल दिखाते हैं, 16वें नंबर पर आया तनिष्क, बहुत बड़ी बात है। ये बड़े शहरों के बच्चे ऐसा कमाल क्यों नहीं दिखा पाते? क्या छोटे शहर की तासीर कुछ अलग है, या ये छोटे शहर के बच्चे जब आपकी कोचिंग में आते हैं तो इनका जज्बा कुछ अलग हो जाता है? किस तरह से इसको मनोवैज्ञानिक रूप से आप लेते हैं? नहीं, बच्चे तो आप दादा वैसे सही भी कह रहे हैं, बड़े शहरों के बच्चों का जो रुझान है कारपोरेट की तरफ, एक चमक धमक की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहता है। और ये छोटे कस्बों से जो आने वाले बच्चे हैं, इन बच्चों को सीमा पर होने वाली हर हलचल इनके दिल पर सीधा असर डालती है और कहीं ना कहीं वही चीज़ें इनके मन में होती है कि काश जो सम्मान आज विंग कमांडर अभिनंदन को मिलता है या हमारी जो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली टीम को मिलता है, काश वो सम्मान हमको मिले। और उसी जज्बे के साथ ही बच्चे मेहनत करते रहते हैं। साथ ही बड़े शहरों के बच्चे भी चयनित हो रहे हैं। अभी संस्थान की बच्ची राष्ट्रीय तौलानी जिन्हा इंडियन नेवी में चयनित हुई थी, इंडियन नेवी ने उन्हें बेस्ट कैडेट के अवार्ड से भी सम्मानित किया है। एक और बच्चा है सार्थक व्यास करके, जो इंदौर से ही टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए गया है। हाँ, ये जरूर है कि छोटे कस्बों के विद्यार्थी जो है इस तरफ बहुत डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं। तनिष्क, आप कितने घंटे तैयारी करते थे कोचिंग के अलावा? कोचिंग में तो सुबह 8 से रात 8 तक आपको रहना ही है, उसके बावजूद भी आपकी पढ़ाई कितनी होती थी? कितना आप उस दौरान, तैयारी के दौरान, खेल पर या मनोरंजन को किस तरह से आप करते थे? मैं चाहूँगा कि आप अपने दिनचर्या के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। जी, मैंने एसएसबी की कोचिंग फोर्स डिफेंस एकेडमी से करी थी। ये 14 दिन का कोर्स रहता है जो कर्नल सर के द्वारा हमें कराया जाता है। इसके अलावा कर्नल सर जो हमें टिप्स देते थे और वो हमें इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए मोटिवेट करते थे कि हम अपने मन में अपने जीवन के बारे में पूरी तरह से अवगत रहें। तो ये मैं जब भी मैं घंटों तक अपने बारे में सोचता रहता था, अपने जीवन में लिए निर्णयों के बारे में, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, अपने फेलियर्स के बारे में। साथ ही मैं चूंकि एसएसबी का जो पूरी प्रक्रिया है वो इंग्लिश में होती है, इसलिए मैं इंग्लिश पे भी काम करता था। साथ में मैं मोबाइल पर इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ता था और साथ में दूसरी तरह की बुक्स से भी पढ़ाई करता था, ताकि मेरी इंग्लिश पे पकड़ और ज़्यादा अच्छी हो, ताकि समस्या कम से कम आए। इसके साथ ही मैं रोज़ लगभग आधे 30-45 मिनट थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लिया करता था, पुशअप्स, पुलअप्स, ताकि बॉडी एकदम फ्री रहे और कुछ भी अगर फिजिकल करना हो तो उस वक्त समस्या का सामना ना करना पड़े। मैं कोशिश करता था कि मैं अगर देर रात तक पढ़ रहा हूँ फिर भी टाइम से सुबह उठूं और फिर कोचिंग जाने के लिए तैयारी करूं। पूरे उसमें एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए कितनी गुंजाइश थी? जी, बीच बीच में मैं अखबार भी पढ़ता था और बीच बीच में एंटरटेनमेंट की भी गुंजाइश रखता था। कभी कभी मूड फ्रेश करने के लिए या तो मूवीज देख लिया करता था, या अगर कभी कभार अगर मुझे करंट अफेयर्स के बारे में कुछ जानना है तो मैं न्यूज़ चैनल देख लिया करता था, या फिर अगर कभी और कुछ एंटरटेनमेंट करना है तो क्रिकेट मैच भी देख लिया करता था, तो या बाहर चला जाता था। मेंटली फ्री रखना भी अपने आप को जरूरी होता है, क्योंकि आप फोर्स में जाना है, फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। तो खुराक आपकी क्या रहती थी? आपको भी गाइड किया होगा कर्नल साहब ने भी, यादव सर ने भी, और आपकी फैमिली आपको किस तरह से फिजिकल फिट रखने के लिए आपकी खुराक पर क्या ध्यान देती थी? आप खाना क्या खाते थे? जी, मेरी खुराक पर हम काफ़ी ध्यान रखते थे। जितना भी ये तला गला और ये सब फास्ट फूड जो रहता है, इस सब से मैंने पूरी तरह से परहेज कर लिया था और घर का शुद्ध देसी घी से बना हुआ ही खाना मैं खाता था और इसी तरह से अपनी सेहत पे ध्यान रखता था। और घर वालों ने इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखा है कि दूध, फ्रूट्स, हरी सब्जियां ये जरूरी है। हरी सब्जी
हाँ, हरी दालें। सब्जी, दाल, ये सब ऐसी चीजें हैं जो हमारी सेहत बनाती हैं। तो घर वालों ने, खासकर मेरी मम्मी ने इस चीज का काफी ख्याल रखा है और इसी कारण मैं मेडिकल में क्लियर कर पाया। लाखन यादव जी, ये जो आप करते हैं मेहनत, जो आप कोचिंग करते हैं, वो तो अपनी जगह पर है, करते ही हैं, और कई बच्चे आपके सिलेक्ट होने इस बात की प्रमाण भी है कि आप बहुत ज़बरदस्त मेहनत अपने स्टूडेंट्स पे करते हैं। लेकिन परिवार की क्या जिम्मेदारी होती है? परिवार को किस तरीके से अपने बच्चों को, अगर बच्चा हॉस्टल में रहता है तब तो आप ही उसकी देखभाल करते हैं, उसके खाने वगैरह की, लेकिन अगर परिवार का बच्चा घर में रहता है तो परिवार वालों का मेंटल सपोर्ट और उसकी खुराक, इन सब चीज़ों के लिए आप क्या परिवार को गाइडेंस देते हैं? सर, परिवार का खुराक की चिंता तो तमाम माता पिता करते ही हैं। अभी जो बच्चों के आसपास बहुत सारे ट्रैप हैं, जैसे कि आप मान लीजिए सोशल मीडिया है, या फिर कई बार बच्चे का एग्जाम के शुरुआती दौर में एक आध बार फेल हो जाना। तो ऐसे में अगर माता पिता बच्चे को मानसिक रूप से पहली बार में ही संभाल लेते हैं और उसे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रख लिया जाए और पॉजिटिवली अगर उसको मोटिवेट करते रहें कि बेटा आप कर सकते हैं, जैसे तनिष्क के बारे में कि ये 2 बार पहले एसएसबी इंटरव्यू के लिए गए थे तो पहले ही दिन आउट हो गए थे, पर पिताजी ने हार नहीं माना और सपोर्ट करते रहे कि नहीं बेटा जाइए, आप कर सकते हैं। तो कोविड की विषम परिस्थितियों के बावजूद भी जब तनिष्क वहाँ गए और सिलेक्ट होकर के आए, तो यही माता पिता वहाँ पर रोल मॉडल बन करके आते हैं, क्योंकि बच्चा तो कई बार अपनी तरफ से मेहनत कर रहा होता है, प्रयास डाल रहा होता है। माता पिता अगर उसको पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात होती है। कई बार माता पिता को बहुत जल्दबाजी होती है बच्चों से परिणाम की अपेक्षा में, होना भी चाहिए क्योंकि उनकी माता पिता की दुनिया तो बच्चा स्वयं ही है, पर इतने बड़े लेवल पर जब आप परिणाम के लिए जाते हैं तो कुछ समय तो लगता है। तो ऐसे में पेरेंट्स भी थोड़ा सा धैर्य रखें, बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेट करते रहे। पढ़ाने वाले बहुत है, संभालने वाले चाहिए, बस संभालने वाले चाहिए। 5 दिन का क्या कंसेप्ट है परीक्षा का? आपने कहा कि पहले ही दिन ये बाहर हो गए, तो क्या लगातार 5 दिन तक इंटरव्यूज चलते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें सर 5 डेज का जो प्रोसीजर रहता है कि एक रिटन एग्जाम तो कई सारे बच्चे क्लियर कर लेते हैं। वहाँ पर रिटन एग्जाम में बच्चे का अच्छा होना ही सब कुछ नहीं है, बच्चे का ये भी देखा जाता है कि बच्चा मन, वचन और कर्म से कैसा है। कई बार बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार रहता है पर बाकी चीज़ों में वो थोड़ा सा वीक रहता है। तो इन 5 दिनों के अंदर पहले दिन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसमें थोड़ा सा ये देख लिया जाता है कि बच्चे का परसेप्शन कैसा है, उसकी सोच का दायरा क्या है, और उस बेसिस पर लगभग 20% बच्चों को वहाँ रखा जाता है और बाकी 80% बच्चे पहले ही दिन बाहर हो जाते हैं, जबकि वो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई रहते हैं। तो एक बड़ा रेशियो है, बड़ा फिगर है। और हिंदुस्तान में जितनी परीक्षाएं होती है उनमें अधिकतम इंटरव्यू की सीमा लगभग आधा घंटा 1 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं रहती है। पर ये जो एसएसबी इंटरव्यू है, फर्स्ट डे जब आप क्लियर कर जाते हैं तो उसके बाद में बाकी के 4 दिन जो बचते हैं उसमें आपको पूरी तरह से परख लिया जाता है कि ये बच्चे के अंदर क्या कैपेबिलिटीज है, क्या ये वाकई में इसके हाथ में 30 जिंदा इंसान दिए जा सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा टास्क होता है। फौज के अंदर अधिकारी और सिविल में अधिकारी के बस यही अंतर है कि आपके हाथ में जिंदा। देखते कि आप रात में सोते वक्त अगर आप बाथरूम गए तो आपने किस तरह से वहाँ बिहेवियर किया, सारी चीजें आपने फ्लश किया कि नहीं किया, आप सोते वक्त किस तरह से व्यवस्थित हैं जी, मतलब आपको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन 4 दिनों में किया जाता है। बहुत अच्छे से आपको ऑब्जर्व किया जाता है। अलग अलग टास्क होते हैं, आप ग्रुप में परफॉर्म कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। अधिकतर बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से होती है, माता पिता के एक बच्चे होते हैं, खूब लाड़ले होते हैं, तो वो बच्चे ग्रुप में एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ग्रुप के अंदर जब उनको जिम्मेदारी दी जाएगी तो क्या वो अपने आप को सबसे लास्ट में रखेंगे या फर्स्ट में रखेंगे। किसी टास्क में खुद ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, अगर दोस्त परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो दोस्त को कितनी मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आर्मी एक तरह से टीम भावना का ही पूरा काम वहाँ पर है। तो उस टीम में ये देखा जाता है कि वो टीम जो चयनित हो रही है, क्या आप में उस लीडर के बनने लायक क्षमताएं हैं, और वही क्षमताएं बच्चों के अंदर। बस यही है कि जो शुरुआत में हमारी बात हुई कि बच्चा अगर मन, वचन और कर्म से एक जैसा हो और इन चीज़ों पर बच्चा ध्यान रखे, क्योंकि बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है पर झूठ बोलता है। तो फौज आपको बहादुरी सिखा सकती है, आपको निशाना लगाना सिखा सकती है, फौज आपको सच बोलना नहीं सिखा सकती, आपका कैरेक्टर नहीं बना सकती, आपका कैरेक्टर नहीं बना सकती। और कैरेक्टर परवरिश से ही होता है और संस्कारों का उसमें बड़ा रोल रहता है। तो बस वहाँ ये भी देखा जाता है कि जो ये ट्रेनेबल मटेरियल है या नहीं है। तनिष, आपको पता होगा, निश्चित रूप से आप सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन भारत की फौज ऐसी एकमात्र फौज है जिसमें ऑफिसर आगे चलता है, लीड करता है, यानी पहली गोली दुश्मन की वो झेलता है। बाकी जो दूसरी फोर्सेस हैं उसमें पुलिस में एसपी साहब आगे नहीं चलते, सिपाही आगे चलता है, उसके बाद फिर टीआई रहेगा, टीआई के बाद सीएसपी रहेगा, सीएसपी के बाद एडिशनल एसपी और एसपी। लेकिन हिंदुस्तान की जो सेना है, बीएसएफ का कुछ अलग रूल है।
सुरक्षा बलों का अलग रूल, लेकिन हिंदुस्तान की सेना में ये होता है कि जो ऑफिसर होता है वो लीड करता है, वो मेजर हो सकता है, वो लेफ्टिनेंट हो सकता है, वो लीड करता है। तो क्या अब आप मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार हैं कि आपको लीड करना पड़ा तो आप लीड करेंगे, और आपको अगर कोई मैं तो बात करूंगा कि एयर स्ट्राइक करने का कभी मौका आ गया दुश्मन के ऊपर, तो वो जो आपका फाइटर प्लेन एयर स्ट्राइक करने जाएगा उसको पूरी तरह से आप सपोर्ट करते हो, उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, इस तरह से आपकी मानसिकता बन गई है? अभी ट्रेनिंग के बाद तो बन ही जाएगी, पर क्या आज भी आप इस मानसिकता के हैं? जी हाँ, अगर मैं करियर डिफेंस में अगर करियर तलाश रहा हूँ तो इस तरह की मानसिकता मेरे अंदर होना ज़रूरी है। तो मैंने ये चीज़ अपने मन में ठान ली है कि अगर मैं डिफेंस का करियर ऑप्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ सर्विस करना चाहता हूँ, सिर्फ पैसे कमाना चाहता हूँ। मेरा काम यही है कि मैं देश के लिए अपना सर्वस्व भी अगर निछावर करने की ज़रूरत हो तो वो भी मैं कर सकूं, और जितना भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा देश के लिए अपनी तरफ से। सर्वस्व यानी क्या प्राण भी निछावर कर देंगे मौका आएगा तो? अब अगर ज़रूरत पड़ी तो देश के लिए एक फौजी का यही जिम्मेदारी है कि अगर जान न्यौछावर करनी पड़े तो जान न्यौछावर हो, मगर देश की आन न्यौछावर ना हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि प्राण चले जाएं वो मंजूर है, मगर देश की शान नहीं जाना चाहिए, तिरंगे की शान नहीं जाना चाहिए। और ये जज्बा है जो भारत के सैनिक को महान बनाता है, ये जज्बा है जो भारत के सैनिक को दूसरे किसी भी सर्विस से ऊपर रखता है। लाखन सर, क्या चूंकि आजकल एक बड़ा एक समस्या ये है कि एक ही बच्चा है, या एक बहन है, एक लड़का है, एक लड़का है, एक लड़की, कई लोगों का तो केवल एक ही लड़का है, सिंगल है। उसके बावजूद भी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारा एक ही लड़का है लेकिन उसको सेना में जाना चाहिए। सर, बहुत अच्छा सवाल और पेरेंट्स को मोटिवेट करने वाला सवाल आपने पूछा है। ये जो पिछले बार से अपने 3 ऑफिसर्स बने हैं, तीनों अपने पेरेंट्स के सिंगल बच्चे हैं। तनिष्क भी अकेला ही है, इसका भाई नहीं है, ये अकेला ही है। सार्थक भी इससे पहले गया, वो भी सिंगल चाइल्ड ही था। उसके पहले तुषार गया, वो भी था। तो ये सोच अब खत्म हो गई है, परिवार में रुचि ले रहे हैं और बच्चे जा रहे हैं, और पेरेंट्स भी मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती, अच्छा ऐसी जॉब मिलती जिसमें चैलेंजेस हों और जिसमें आपका बड़ा नाम हो सकता है, और अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो हमको क्या परेशानी हो सकती है। और सर, आजकल खतरा कहाँ नहीं है, हर जगह तो सड़क पर चलते उसी में खतरा जी। मैं समझता हूँ कि रोड एक्सीडेंट्स में जितनी ज्यादा मौत होती है उतनी तो हत्याओं में नहीं होती। हाँ। जितनी हत्याएं होती है उससे कई गुना ज्यादा लोग सड़कों पे मर जाते हैं। 1.5 लाख लोग पिछली बार जो है, 1.5 लाख लोग, तो इतने तो भारतीय सैनिक शहीद नहीं हुए हों। इतने सैनिक शहीद नहीं होते हैं। तो ये बड़ा गर्व का विषय है जब आपको देश के लिए चैलेंजेस लेने का मौका मिल रहा है। एक सर्विस बिफोर सेल्फ का एक मोटो लेकर के आप वहाँ जा रहे हैं, तो एक बड़ी गर्व की बात होती है। क्या आपको नहीं लगता लाखन यादव जी कि भारत में एक नियम बनना चाहिए कि जो भी भारत का नागरिक है 18 साल से 25 साल का जैसे ही वो होगा उसको 2 साल मिलिट्री की ट्रेनिंग करना पड़ेगी, मिलिट्री में सेवाएं देना पड़ेंगी, फिर चाहे वो मंत्री का लड़का हो, मुख्यमंत्री का लड़का हो, कलेक्टर का लड़का हो, एसपी का लड़का हो या लड़की हो, दोनों जैसे ही वो 18 से 25 के होंगे उस बीच में 2 साल की ट्रेनिंग होना होगी, जैसे इंग्लैंड में होती है। और राजकुमार लोग भी जाते हैं और मिलिट्री की ट्रेनिंग, अनिवार्य ट्रेनिंग करके आते हैं। क्या इस देश में ऐसा नहीं होना चाहिए? सेना की ट्रेनिंग करना अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरव का विषय है, और हर व्यक्ति इस मामले में ट्रेंड होना ही चाहिए, क्योंकि आगे चल करके जो वार होना है वो 1-to-1 फाइट नहीं होना है। इसके अंदर हम देखेंगे साइबर क्राइम और बड़ी बड़ी परेशानियां आगे बायोलॉजिकल वार होगा, मुझे लगता है कोरोना भी वही है। जी, बायोलॉजिकल वार, साइबर वार, ये सारी चीजें। तो अगर हर व्यक्ति कम से कम 2 वर्ष का सैनिक ट्रेनिंग लिया हुआ है तो इससे अच्छा देश के लिए क्या हो सकता है। और वैसे तो हमारे नौजवान इतने हैं कि अभी देश के लिए सेना की शॉर्टेज की कोई ऐसी गुंजाइश दिखती नहीं है, पर फिर भी अगर हर व्यक्ति राष्ट्र को समर्पित होकर के कहीं ना कहीं योगदान देगा तो ये राष्ट्र विश्व गुरु बहुत जल्द ही बन जाएगा, जो हम सब लोगों का सपना है। तनिष, आखिरी सवाल आपसे, समय मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रहा कि मैं आपसे बहुत लंबी वार्ता करना चाहूँ, लेकिन आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कह रहे हैं, और जिस तरह की बात आपने कही है कि अगर देश के लिए मुझे सर्वस्व प्राण भी न्योछावर करना पड़े, तो मैं बहुत भावुक हो गया हूँ। मेरे मन में आपके लिए बहुत हाई रिगार्ड्स बन गए हैं, पैदा हो गए कि एक 17 साल का बच्चा इस तरह के सोच सकता है, ये मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक बात है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों को जो आपकी हमउम्र हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं, उनको क्या आप कहना चाहते हैं?
जी, मैं मेरे हम उम्र दोस्तों को और सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि यूं तो हमारे देश में कई तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं, कई तरह के से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, मगर अगर हम हमारे जीवन को देश के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इससे बड़ी बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात शहीद चंद्रशेखर आजाद की कही हुई है। तो अगर हमारा जीवन अगर हमारे देश के नाम आ रहा है, के काम आ रहा है, तो इससे ज्यादा गौरवशाली और सौभाग्यशाली जीवन शायद कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो मैं अपने हम उम्र लोगों को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप भी इस सेना के प्रति अपनी रुचि दिखाएं, क्योंकि हमारे देश में सैन्य अफसरों की कमी है, तो और इसे जल्द से जल्द पूरा करा जाना चाहिए ताकि हमारे देश की सेना और सुदृढ़ हो सके। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग मुझे मेरी उम्र के सुन रहे हों, देख रहे हों, वे इस चीज पर गौर करें और कोशिश करें कि ये जो कमी आ रही है देश में सेना के अफसरों की, ये जल्द से जल्द खत्म हो ताकि हमारी सेना और ज्यादा शक्तिशाली। क्या अब आपको लगता है कि ये वक्त आ गया है कि देश के हर नौजवान को, बल्कि देश के हर नागरिक को इंडिया फर्स्ट, भारत सबसे पहले, ये सोच रखनी पड़ेगी, ये सोच बनानी पड़ेगी? जी हाँ सर, इंडिया अभी कई तरह की समस्याओं से घिरा हुआ है, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो या दूसरी समस्याएं हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो। अभी भारत में ऐसी कई चीजें हैं जिसके लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा, चाहे वो आर्थिक रूप से भारत को सुदृढ़ करना हो या सामाजिक रूप से जो समस्याएं हैं जो भारत में हैं उन्हें उनका सफाया करना हो। अगर हम युवाएं जो इस देश की पिलर हैं, अगर हम इसका बीड़ा उठा लेंगे तो जैसा कि सर ने कहा, भारत को विश्व गुरु बनने में समय नहीं लगेगा। बहुत धन्यवाद तनिष्क शुक्ला आपका, बहुत धन्यवाद लाखन सिंह यादव आपका, आपने हमारे दर्शकों से बात की। बहुत बड़ी बात जो ये नौजवान कह रहा है कि इंडिया फर्स्ट हमारी सोच में होना चाहिए, हमारे दिमाग में होना चाहिए, हमारे दिल में होना चाहिए। राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं होता, और राष्ट्र के लिए, अगर तनिष्क शुक्ला के शब्दों में कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र के लिए अगर सब कुछ, सर्वस्व भी न्योछावर करना पड़े तो कम है। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।